नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, अगर कल आपकी एग्ज़ाम है सीबीटी एग्ज़ाम, तो मैं आज आईटीआई सेकेंड ईयर के पूरे पेपर का एनालिसिस करूंगा, जिसमें इस पेपर में आपके ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है। दोस्तों, मानता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ इस पेपर का एक बार या दो बार अभ्यास करके ज़रूर जाना, यानी एनालिसिस करके ज़रूर जाना, जिससे मैं ज़्यादा नहीं आपके 80% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले। अब काफ़ी बच्चों को डाउट है, सर कैसे? दोस्तों, मैं बता दूं, अभी आपकी 2021 में मार्च में एग्ज़ाम हुई थी। उस टाइम से लेके अब तक सेकेंड ईयर की जितनी एग्ज़ाम लगी है, वहाँ से यहाँ पर 80% क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको शक है तो आप अपने जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे दी उनसे भी चर्चा कर सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर काफ़ी कई हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनमें रोज़ बच्चे काफ़ी एग्ज़ाम भी दे गए। अभी आपकी एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है, तो आप कल इस पेपर का एनालिसिस करके ज़रूर जाना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बच्चे हमें बता दें कि हाँ सर, यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। शायद दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार के पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए, या वहाँ पर रोज़ बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, तो वो अपने जो क्वेश्चन करके आते हैं वो शेयर करते हैं कि सर हमने इतने क्वेश्चन किए और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यानी रोज़ ज़्यादा नहीं, हमें 30 या 40 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं। अब 30-40 क्वेश्चन क्या होगा कि अगर आपकी कल एग्जाम है तो यहाँ से तैयारी हो जाएगी, अगर अब आपकी आगे एग्जाम है तो भी आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं 80% की गारंटी दो। इसके अलावा काफ़ी निम्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है। बात करूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो उसके पेपर का एनालिसिस मैं आपको बाद में करा दूंगा, इस क्लास के बाद में, यानी 1-2 घंटे बाद में वो अपलोड कर दूंगा। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर भी ऑरेंज पेपर दूंगा, तो वहाँ से आपके ज़्यादा नहीं 10 या 5 क्वेश्चन आपको कन्फर्म वहाँ से मिलेंगे। काफ़ी टेक्निकल भर्ती आने वाली है, तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर, आंख बंद करके विश्वास करो। मैं विश्वास नहीं दिला सकता, लेकिन एग्जाम देने के बाद आकर मुझे एक बार जरूर कहना कि सर आपने बताया वहाँ से क्वेश्चन आया है नहीं है, क्योंकि ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो गलत कमेंट करते हैं। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझे काफ़ी कुछ मिला है कि बच्चे कहते हैं नहीं सर, पूरा पेपर आप बता रहे हो वहाँ से ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन है, लगभग आपका 10-12 मिनट का वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो सभी को पता है, जनरेटर हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग में करते हैं। जनरेटर की बात हो रही है, अगर यही बात मोटर की होती तो वहाँ पर आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आ जाता। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगला है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए हम सदैव आपका केल्विन ब्रिज नहीं आएगा, इसमें न श्रेणीमीटर आएगा न मल्टीमीटर आएगा, इसमें आएगा मेगर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका आर्मेचर का प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध है, और निम्न प्रतिरोध मापने के लिए हम मेगर का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये 0 से लेके अनंत तक की रीडिंग दर्शाता है। तो लगभग सबसे निम्न माप होती है। आपको पता है आर्मेचर की प्रतिरोध कितना, 0.2 ऐसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए हम सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का उपयोग करेंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो दोस्तों, इसका निर्धारण हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के अनुसार करते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आर्मेचर और ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए, यानी परीक्षण करने के लिए, हम इसके लिए आपका बाह्य ग्राउंडर काम में लेंगे, यानी राइट आंसर क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर द्वारा दिशा को बदल केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर का मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए इसका जो दिशा है वो चेंज की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए हम सूत्र काम लेंगे, कुल विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? तो दोस्तों, इसके लिए जो फ्यूजिंग दर होगी वो होगी आपकी 25
एम्पियर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसकी 2.5 गुना होती है, तो 2.5 गुना होती है तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या आएगा 25 एम्पियर, ठीक है। यानी फुल लोड करंट की होती है 1.5। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों इसमें 6 पोल मोटर की विद्युत डिग्री होगी, वो होगी 1080, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 3 क्लास सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो दोस्तों इसका अवगुण दोष है, यानी एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है, यानी ये चित्र में किस प्रकार की मोटर दिखाई गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो 2 कैपेसिटर लगी हुई है, और आपने मोटर वाला लेसन पढ़ा होगा जहाँ पर 2 मोटर होती है वो होती है आपकी कैपेसिटर कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी कैपेसिटर कैपेसिटर रन मोटर ये है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हम फेज विभाजक की विधि अपनाते हैं। राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों इसका कार्य सिद्धांत आएगा लेंज का नियम। राइट आंसर क्या आएगा ए। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो दोस्तों सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग आपका मोटर भोजन मिक्सर, यानी इसका बी इसका राइट आंसर आएगा। अगला है अल्टरनेटर की कैसे रेटेड किया जाता है। दोस्तों अल्टरनेटर को हमेशा KVA में रेटेड करते हैं। इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर पूछे तो वो भी KVA में आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको DC मोटर जनरेटर पूछे तो KW में आएगा, अगर मोटर पूछे तो HP में आएगा। तो इस प्रकार ये रेटिंग जरूर याद करके जाना। अगला क्वेश्चन है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला क्वेश्चन है रोटरी कन्वर्टर के भाग अक्ष का क्या कार्य है। तो बताओ दोस्तों इस अक्ष भाग का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका कार्य होता है आपका विद्युत प्रत्यक्ष द्वारा एकत्रित करता है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य होता है एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें, यानी राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो दोस्तों मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफायर का नाम क्या है। दोस्तों ये डायग्राम में जो एम्पलीफायर है इसका नाम क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है एक सक्रिय घटक है कौन सा है। दोस्तों इनमें से सक्रिय घटक कौन सा आएगा। तो दोस्तों ये इसमें आएगा आपका ट्रांजिस्टर, यानी इसका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो दोस्तों ये करता है आपका बी, यानी आपका BY126, यानी 20 का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। दोस्तों ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया CBT एग्जाम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, यानी जो आपको वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री है ये कौन सी है। तो दोस्तों ये आपकी केबल बांधने की पट्टी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा नायलॉन बंद, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सेंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण काम में लिया जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका बेसिक ऑपरेशन पैनल, यानी 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका निरंतर ड्यूटी ड्राइव, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज न्यूनतम 240 वोल्ट है तो अधिकतम न्यूनतम अनुमानित वोल्टेज है। तो दोस्तों ध्यान रखना न्यूनतम में ±5% वोल्टेज कम ज़्यादा होती है। तो 240 का ±5% कम ज़्यादा होने का मतलब है कि 100 5 दूनी 10 और इसका हो गया 12। तो दोस्तों 40 में 12 करते हैं घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों। तो ये आएगा दोस्तों आपको 228, यानी इसका 20 का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। दोस्तों अगर पेपर आपको अच्छा लगे, अगर पेपर अच्छा हो तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे हम आगे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी भी कराएंगे। तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विद्युत रासायन तुल्यांक, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका निर्बाध विद्युत आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सामान्य प्रकाश व्यवस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का आवश्यकता होती है। दोस्तों वो आएगा आपका सिलिकॉन यानी अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू स्टोलेस में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 मेगा ओम से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सेकल इंसुलेटर यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्पार्किंग से बचे। अगला क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। दोस्तों वो किया जाता है MVA यानी मेगा वोल्ट एम्पीयर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट में के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर काम में लाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया C। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अभी मैं ओनली 40 क्वेश्चन थ्योरी करा रहा हूँ। इसके बाद में आपको वर्कशॉप क्वेश्चन की अलग क्लास बनाऊंगा और ES की अलग क्लास बनाऊंगा। सुबह से पहले आपको तीनों पेपर में अभी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक अभी डाल रहा हूँ, एक थोड़ी देर बाद में, एक बाद में डालूंगा। यानी तीनों पेपर आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे उनको भी इसका प्रॉफिट मिले और वो भी पास हुए। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।